चलिए, तो हमारी नई नवेली एसेट मैनेजमेंट कंपनी एबाकस म्यूचुअल फंड ने अपना एक और नया फंड लॉन्च किया है और इस न्यू फंड ऑफर का नाम है एबाकस लार्ज एंड मिड कैप फंड। कंपनी का ये तीसरा इक्विटी फंड है। क्या कुछ फीचर्स हैं, अभिषेक जी बताएंगे। बिल्कुल, लार्ज और मिड कैप फंड यहाँ पर एबाकस म्यूचुअल फंड हाउस लेकर आया हुआ है और काफ़ी अच्छे, अगर पेयर कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे, लार्ज और मिड कैप फंड पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि इसकी अगर बेंचमार्क की बात करें, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। सब्सक्रिप्शन ये 15 जुलाई से खुल गया, यानी कि 5 दिन पहले इसकी ओपनिंग हुई है। 29 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 4 अगस्त को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें, 500 रुपये की SIP और 500 रुपये का ही लमसम निवेश आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा इन केस अगर आप 6 मंथ से पहले यूनिट्स को रिडीम या फिर स्विच करते हैं। फंड मैनेजर्स इसके 2 हैं, अभिषेक कृष्ण स्वामी और प्रतीश कृष्णन इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे इस फंड को। इसके अलावा अगर पेयर कंपैरिजन भी यहाँ पर देखें तो फिर यहाँ पर नंबर 1 पर है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसने 20.53% के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। CAGR रिटर्न्स की यहाँ पर बात हो रही है। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.69%, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.33%, बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.12% के रिटर्न CAGR। उसके अलावा है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड 17.66% के रिटर्न इसने भी दिए हैं पिछले 5 साल में। CAGR रिटर्न्स की अगर बात करें तो सर, लार्ज और मिड कैप फंड वैसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस स्कीम में क्या कुछ हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, कुछ अलग भी होगा या सेम जो फीचर्स होते हैं वैसे ही रहेंगे? देखिए अभिषेक, जो बेसिक थीसिस होगा वो तो सेम ही है। स्टॉक सिलेक्शन जो होगी वो फंड मैनेजर की अपने हिसाब से होगी। देखिए अबैकस, हालांकि हम ये बोलते हैं कि न्यू AMC है, बट जो पीछे के लोग हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं और अंडर द लीडरशिप ऑफ सुनील सिंघानिया जी, जिन्होंने अर्स्टवाइल रिलायंस म्यूचुअल फंड में बहुत शानदार पैसा बना के दिया लोगों को, तो वो एक बहुत अच्छी लेगेसी के साथ, एक्सपर्टीज के साथ आते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल थम्स अप देता हूं कि सभी लोगों को ये जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जिनके पास गैप है, या वो लोग जो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में, हमने अभी रिसेंटली क्या बात की कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये वो फंड होता है जो आपको स्टेबिलिटी भी दे देगा, ग्रोथ भी दे देगा। तो बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। लार्ज एंड मिड कैप इज अ गुड कैटेगरी, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। ये कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, ऐसा टेक्टिकल बेट के लिए नहीं। ये पोर्टफोलियो में लेके और लंबे समय तक पोर्टफोलियो में रखने वाला फंड है। ठीक है सर। वैसे निवेशक जो है, क्या इस नए न्यू NFO के लिए ऑप्ट करें या फिर लार्ज एंड मिड में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए अगर निवेश करना भी चाहते हैं तो इस कैटेगरी में? देखिए, ये हर एक निवेशक को थोड़ा अपना स्टडी भी करना चाहिए कि उनका पोर्टफोलियो का जो रिस्क एपिटाइट क्या है, उनका गोल क्या है, किस तरीके से फिर उनके जो एडवाइजर हैं वो उनको किस तरीके से एडवाइस करते हैं। बट मैं, क्योंकि बहुत कम होता है कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हर एक NFO में पैसा लगा लो, बट क्योंकि जैसा मैंने बोला कि द फंड मैनेजमेंट टीम इज़ वेरी सीजन्ड, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो मार्केट की वो 2 ही केसेस पे आएगी कि बाजार कैसा रिटर्न दे रहा है और फंड मैनेजर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो चाहे आप एग्जिस्टिंग में लगाएं या आप इस फंड में लगाएं, यहाँ से मार्केट एंड फंड मैनेजर डिफाइन करेंगे, तो इस NFO में लगाया जा सकता है। सर, इसके अलावा निफ्टी 150 मोमेंटम फंड भी बाजार में है। हालांकि उनका थोड़ा सा रोल अलग होता है, लेकिन उनके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दोनों लार्ज कैप को भी और मिड कैप को भी केटर करते हैं। क्या उसको इससे तुलना करना सही रहेगा इन केस अगर किसी को चूज़ करना हो तो? नहीं अभिषेक, बिकॉज मोमेंटम में आप सामने सामने देखेंगे जो स्ट्रेटजी है वो मोमेंटम स्ट्रेटजी है। वो बाजार जब तक वो एक मोमेंटम नहीं पिक करेगा, या वो स्टॉक्स मोमेंटम नहीं पिक करेंगे, या वो मोमेंटम स्टोरीज जब तक नहीं चलेंगी, पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी। ये वाले फंड में क्या है कि मुझे लगता है कि फंड मैनेजर विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड वैल्यू बोथ्स। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि ये ज्यादा आज की तारीख में दिस इज मोर कंड्यूसिव टू द एनवायरमेंट। तो ये लार्ज एंड मिड कैप स्ट्रैटेजी विल बी बेटर देन अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। ठीक है। वैसे अगर हम अलग अलग तरीके से देखें, टॉप मिड कैप और टॉप लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न देखें पिछले 1 साल में, एक बार स्क्रीन पर फ्लैश ही कर देते हैं। मिड कैप अगर हम कैटेगरी देख रहे हैं, चाहे HSBC का मिड कैप हो गया, हीलियस मिड कैप हो गया, वाइट ओक का मिड कैप हो गया, ICICI प्रूडेंशियल का मिड कैप है, बड़ौदा का मिड कैप है, 12 से 16% के रिटर्न बीते 1 साल में इसने दिए। लार्ज कैप कैटेगरी को हम बीते 1 साल में देखें, क्वांट का लार्ज कैप फंड टॉप पर रिटर्न्स के मामले में, जिसने सिर्फ 7-7.5% के रिटर्न दिए, और जो बाकी के फंड है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया का लार्ज कैप हो गया, टाटा का लार्ज कैप हो गया, इनके रिटर्न तो काफी ज्यादा निराशाजनक रहे। टाटा ने तो इनफैक्ट सिर्फ 2% के रिटर्न दिए, देखिए स्क्रीन पर भी आ गया। वर्सेस मिड कैप अच्छे रिटर्न। सर, कॉम्बिनेशन इनका अभी अच्छा चल सकता है या फिर लार्ज कैप से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए निवेशकों को, प्योर मिड कैप में जाना चाहिए? देखिए, हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि जब कोई मार्केट कैप जो होती है एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करती है, तो जब मार्केट साइकिल टर्न होता है तो वो पर्टिकुलर मार्केट कैप अच्छा परफॉर्म करती है।
तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अभी एक ऐसा समय है जब लार्ज कैप स्टॉक्स चले ही नहीं है पिछले 1.5-2 साल से, और एफआईआईज क्योंकि लार्ज कैप में ही ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो बेचते गए हैं तो डीआईज ने वो उसको एब्जॉर्ब किया है, तो रिटर्न बनी नहीं है। लेकिन जब भी कभी मार्केट साइकिल टर्न होगा तो आप देखेंगे कि लार्ज कैप फंड्स जो है वो अचानक से जो है रिटर्न देने लग गए हैं। तो ऐसे केस में ये जो डीप वैल्यू जिसको हम बोलते हैं इस समय, वो लार्ज कैप में दिख रही है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक वैल्यू आपको मिल रही है लार्ज कैप स्टॉक्स के थ्रू, और आपको एक ग्रोथ मिल रही है मिड कैप स्टॉक्स के थ्रू। तो दैट्स व्हाई द कॉम्बिनेशन विल वर्क। अगर मिड कैप सेक्टर चलते रहे तो वहां की रिटर्न आ जाएगी, और कहीं लार्ज कैप ने अच्छा एक रिटर्न दे दिया तो ये फंड ओवरऑल जो है वो अच्छी रिटर्न दे देंगे। इसीलिए अगर आप देखें ये चार्ट में लार्ज एंड मिड कैप की अगर 5 साल या 7 साल की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी रिटर्न है। सर इसी एनएफओ से जुड़ा एक सवाल भी यहाँ पर आया, एक दर्शक है हमारे शशांक गुप्ता कह रहे हैं कि क्या इस एनएफओ का इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन सेम एज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई जैसा ही रहेगा, या फिर फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए 35% तो उनको रखना ही है लार्ज और मिड में। उसके बियॉन्ड जो है फंड मैनेजर अपनी कॉल लेंगे कि कौन सी मार्केट कैप में उनको अपना उनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होगी, वो एलोकेशन उसी हिसाब से होगा। चलिए ठीक है, ये हो गई चर्चा हमारे एनएफओ पर। सर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी क्विक सी लेना चाहेंगे हमारे आज के पोल पर। आज के ऑडियंस के लिए पोल रखा था हमने, नए निवेशक हैं तो कौन से फंड चुने, और सबसे ज्यादा जो वोटिंग है 36% मिड कैप पर आई है, मिड कैप फंड्स पर, उसके बाद 26% स्मॉल कैप फंड्स पर। आप सर क्या कहेंगे जिन लोगों ने वोट किया उन्हें? सो स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप पे सर थोड़ा टाई भी है, फ्लेक्सी कैप 28% है, स्मॉल कैप 26% है, मतलब दोनों में थोड़ी सी जंग भिड़ी हुई है, इक्वल। हालांकि मिड कैप यहाँ पर जीत रहा है। देखिए क्या होता है कि खुद का पैसा लगाना है तो व्यक्ति जो है खुद से कुछ भी रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। बट अगर आप मुझे बोले एज अ एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू, ये कह लीजिए कि प्रूडेंस इसमें बोलती है कि नया जो निवेशक होता है उसको एकदम से रिस्की जोन में नहीं जाना चाहिए। फ्लेक्सी कैप इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज फ्लेक्सी कैप में भी तो आपको मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप, ये तीनों का एक्सपोजर मिल ही जाएगा। और जब लार्ज कैप चलने लगेगा तो फंड मैनेजर लार्ज कैप की तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन रखेंगे। जब मिड और स्मॉल चल रहा होगा तो फंड मैनेजर वो मिड और स्मॉल कैप वाले जोन में चले जाएंगे। तो फंड मैनेजर तो इसीलिए अगर आप देखें ऑल अक्रॉस द कैटेगरीज में देखें, फ्लेक्सी कैप आपको कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द चार्ट्स दिखता है। देखिए स्मॉल कैप फंड पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे पास एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में, यानी कि 10 साल में, एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर रिटर्न ही नहीं दिए, बल्कि बाजार की बड़ी गिरावट के दौरान निवेशकों का नुकसान भी काफी कम रखा है। जबकि स्मॉल कैप फंड्स को सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। देखिए स्क्रीन पर लेकर आए किस तरीके से लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनके बेंचमार्क के मुकाबले इनके रिटर्न कैसे रहे। तो देखिए लार्ज कैप कैटेगरी को आप देखेंगे, एक्टिवली मैनेज जो फंड थे उनका CAGR 13.2% का रहा। वहीं इसके बेंचमार्क का जो CAGR था, बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया, 12% के आसपास। मिड कैप को देखें, एक्टिवली मैनेज फंड्स का एक एवरेज CAGR जो है 18% के आसपास रहा, जो कि बेंचमार्क से आसपास ही है, बहुत ज्यादा आगे नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप को जहां आप देखते हैं, एक्टिवली मैनेज जो फंड थे स्मॉल कैप कैटेगरी में, उन्होंने 20% के आसपास के रिटर्न दिए, जबकि बेंचमार्क से 4 से 5% ज्यादा, बेंचमार्क ने 16% के आसपास के रिटर्न दिए। फ्लेक्सी कैप भी इसमें है, जिसने एक्टिवली मैनेज फंड्स ने जो है 15% के आसपास के रिटर्न दिए, और वहीं बेंचमार्क ने जो है 13% के आसपास के रिटर्न दिए। सर ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बेंचमार्क हम लोग देख रहे हैं, हालांकि सभी नहीं दिए हैं, लेकिन स्मॉल कैप का जो हम लोग गैप देख रहे हैं बेंचमार्क का और एक्टिव CAGR का 20% CAGR इसका रहा है, और प्लस बेंचमार्क की अगर बात करें 16% रहा है। सर ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फंड के लिए और किसी भी निवेशक के लिए इस चीज़ को देखना कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर वो डिसाइड करना है कि इसमें निवेश करना चाहिए। और खास करके सब जब ये एक दशक का रिटर्न, मतलब 10 साल या उससे ज्यादा का होराइजन किसी निवेशक का है, तो क्या स्मॉल कैप सबसे रिलायबल ऑप्शन है फंड्स में? देखिए स्मॉल कैप सबसे रिलायबल है ये नहीं बोल सकते हैं, बट ये जरूर बोलेंगे कि इस तरह का अल्फा स्मॉल कैप से निकल के आएगा। क्योंकि आपके जो पोर्टफोलियो में खाली आप स्मॉल कैप रख दें तो वो भी रिस्की हो जाता है, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात करते हैं। तो इसलिए किसी भी पोर्टफोलियो को आपको थोड़ा सा डिवाइड करके चलना पड़ेगा, जैसे थोड़ा स्मॉल कैप, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा सा लार्ज कैप की, ताकि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कुशन भी मिले। तो एक तरफ स्टेबिलिटी है, एक तरफ ग्रोथ है। केवल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, केवल ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको एक जो है अप्रोच लेनी पड़ेगी जहां पे आपको एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो हो, जहां पे स्टेबिलिटी भी हो, ग्रोथ भी हो। तो ऐसे केस में जो है स्मॉल कैप, लेकिन स्मॉल कैप केवल स्मॉल कैप ही सबसे सही ऑप्शन है वैसा नहीं है।
स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज कुछ साल ऐसे भी आते हैं जब स्मॉल कैप नहीं चलते या स्मॉल कैप में बिकवाली आती है तो गिरावट भी बहुत जोर से होती है।